जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे प्लीज़ कंफर्म करें आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है। बिल्कुल हो रही है। जी तो हम स्टार्ट करें, उनको प्लीज़ चैट में मुझे कंफर्म कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, सो गाइस, वेलकम टू द P2P सेशन ऑफ ACCA फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द सितंबर 2025 अटेम्प्ट। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? हम लोग आज प्रिपरेशन करने जा रहे हैं बिल्कुल लास्ट टाइम के अंदर, लास्ट मोमेंट्स के अंदर, किस तरह से हम लोगों ने सिलेबस को कवर करना है। क्या कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो सारा कुछ हम आज इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको उससे पहले ये बता दूं कि हमारा आज का एजेंडा क्या होगा। मैंने बेसिकली ये नोटिस किया है, इवन ग्रुप के अंदर भी मैं ये नोटिस करता था, दैट स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए पेयर हो रहे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो थ्योरी के अंदर आता है। न्यूमेरिकल समहाउ कवर हो जाता है, न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेबल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, क्लियर पता चल जाता है। लेकिन थ्योरी थ्योरी के अंदर मसला ये आता है कि वो समझ में नहीं आती है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या तरीका है, क्या नहीं तरीका, और कन्फ्यूजन होती है और बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं, स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल। पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, देन देन हम उसके बाद एक सीआर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होगा वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मैंने यार क्वेश्चन सॉल्व करवाया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से और एक वैग से, जो कि यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आप नियर पेयर एसीसी के चैनल पर जाएंगे यूट्यूब पर, तो आपको वहां पर वो वाला सीआर क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। इसलिए मैंने सोचा कि इस दफा हम वर्किंग कैपिटल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड देन उसके बाद हम अपने सीआर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चलो। अच्छा जी, ये यहाँ पर कह रहा है द लोअर रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एक प्रोजेक्ट, उसका रिस्क ज्यादा है कि कम है, ये हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उसका रिस्क लोअर है बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। द कॉस्ट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नहीं, ऑफ कोर्स जब हम उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तो उसकी एनपीवी डिक्रीज करेगी, उसका तो फिर रिस्क और ज्यादा इंक्रीज होगा। सेकंड इज द estimate of future cash inflows from the project. Guys, this is the correct answer. अगर आप फ्यूचर कैश इनफ्लोज को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनपीवी इंक्रीज करेगी। आपकी एनपीवी इंक्रीज करेगी तो उस प्रोजेक्ट का रिस्क लो होगा, राइट। नाउ, थर्ड है द इंटरनल रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, इंटरनल रिटर्न का मसला ये है कि ये आपको प्रोजेक्ट का स्टार्ट और एंड को मिला के एक फिगर
दे देता है, ये आपको ईयर बाय ईयर कैश फ्लोस की समरी नहीं प्रोवाइड करता, ईयर बाय ईयर कैश फ्लोस को एलेबोरेट नहीं करता, इस वजह से ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसका तो ऑब्वियस इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, वो तो हम खुद सेट करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ आईआरआर। अच्छा, आईआरआर के एडवांटेजेस बताने हम लोगों ने, आईआरआर के क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर ए, कंसीडर्स द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। नंबर बी, ऑप्शन बी, यूजेस कैश फ्लोज नॉट प्रॉफिट्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सी, इट इज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न के अंदर आता है। नो, ऑफ कोर्स नॉट, रिलेटिव रिटर्न आता है, हम लोगों को परसेंटेज के अंदर आंसर मिलता है। डी, इट इज एन एक्यूरेट कैलकुलेशन। ई, इट इज useful when liquidity is poor, no. And option F is considers time value of money। दो तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली, दो ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली, थर्ड कौन सी होगी? थर्ड होगी कंसीडर्स द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया है कि आईआरआर के अंदर होता ही है कि ये प्रोजेक्ट को पूरा ए टू जी तो देख लेता है, लेकिन बस ईयर बाय ईयर कैश फ्लोस को एलेबोरेट नहीं करता। तो यानी यहां तक अगर हम बात करें दैट इट कंसीडर्स द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, राइट। नाउ अब हम क्वेश्चन थ्री की तरफ चलते हैं। अ प्रोजेक्ट हैज, ओके, जस्ट अ सेकंड। नाउ a project has an initial outflow at time zero when an asset is bought। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जिसका इनिशियल आउटफ्लो है टाइम जीरो व्हेन एन एसेट इज बॉट, देन अ सीरीज ऑफ रेवेन्यू इनफ्लोज, एंड देन फाइनली सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट। अच्छा, वो कह रहे हैं एक प्रोजेक्ट है जिसका इनिशियल आउटफ्लो होता है टाइम जीरो के ऊपर जब एसेट खरीदा जाता है, देन इनफ्लोज होते हैं, एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली सेल्स प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट। इट्स एनपीवी 12,000 when general inflation is 0% per year। उसकी एनपीवी 12,000 है जब इन्फ्लेशन 0% है। इफ जनरल इन्फ्लेशन वर टू राइज टू 7% एंड ऑल द revenue inflows were subject to this rate of inflation, but the initial expenditure and the resale value of the asset were not subject to inflation, what would happen to the NPV? guys, क्या लगता है? आंसर कीजिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर। what do you think the answer? अच्छा, अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए के अंदर ये आ रहा है एनपीवी वुड रिमेन द सेम। अच्छा, ऑप्शन बी आ रही है एनपीवी वुड राइज, ऑप्शन सी द एनपीवी वुड फॉल, एनपीवी कुड राइज और फॉल। क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। मुझे क्यों लगता है ऐसा? ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इसका क्या मतलब है द एनपीवी वुड रिमेन द सेम? देखें, मेरी बात सुने, अगर आप एक प्रोजेक्ट है उसके इनफ्लोज के अंदर इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को डालें, ठीक है, इसकी वजह से अभी हम इतनी बात करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी एनपीवी इंक्रीज करेगी क्योंकि आपकी इनफ्लोज इंक्रीज होंगे और आपके जो आउटफ्लोज थे वो तो उतने ही थे ना, राइट। एनपीवी इंक्रीज होगी, लेकिन गाइस आपको ये बात यहाँ याद रखने की जरूरत है कि जब आप अपनी एनपीवी को कैलकुलेट करते हैं, जब आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं, आप नॉमिनल रेट पर उसको डिस्काउंट करते हैं। नॉमिनल रेट क्या होता है? नॉमिनल रेट के अंदर हमारी इन्फ्लेशन भी आती है। तो अगर आप 7% यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 7% आपके उस वैक के अंदर, उस नॉमिनल रिटर्न के अंदर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा? द एनपीवी वुड रिमेन द सेम, एनपीवी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ अ स्क्रिप्ट इशू विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज अ स्क्रिप्ट इशू? स्क्रिप्ट इशू किसे कहते हैं? मैंने क्वेश्चन जान के यहाँ पे डाला था क्योंकि स्टूडेंट्स को यूजुअली पता ही नहीं होता कि ये स्क्रिप्ट इशू होता क्या है। स्क्रिप्ट इशू गाइस इज अनदर नेम फॉर बोनस इशू। बोनस इशू को हम स्क्रिप्ट इशू भी कहते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्लीज जल्दी जल्दी से देखिए और मुझे बताएं।
अच्छा जी। स्क्रिप इशू की वजह से होगा क्या? स्क्रिप इशू की वजह से क्या क्या होगा? आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या प्रॉफिट के बढ़ने के साथ कोई लिंक है? नहीं। क्या रेवेन्यू के बढ़ने के साथ कोई लिंक है? नहीं है। क्या डेट के बढ़ने के साथ कोई लिंक? किसी चीज के साथ कोई भी लिंक नहीं है। तो यानी होगा क्या? आपकी अर्निंग पर शेयर डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होती है? अर्निंग पर शेयर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं आपके नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो आपकी अर्निंग्स पर शेयर आ जाती है, राइट? बट एज्यूम करें आपका प्रॉफिट उतना ही है, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं क्योंकि आपने बोनस इशू किया है। तो उसकी वजह से होगा क्या? उसकी वजह से आपकी अर्निंग पर शेयर डिक्रीज कर जाएगी, राइट? सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5. In relation to an irredeemable security paying a fixed rate of interest, which of the following statements is correct? In relation to an irredeemable security paying a fixed rate of interest, irredeemable security paying a fixed rate of interest. Guys, यहाँ पर focus करें. Fixed rate of interest, which of the following statement is correct? As risk rises, the market value of the security will fall. अच्छा, एक बात पहले याद रखें that एक ऐसी सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, ठीक है, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, उसके अंदर होगा क्या कि जब उसका रिस्क इंक्रीज करेगा, जब उसका रिस्क इंक्रीज करेगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो गिरेगी। ये बात हमने, क्यों गिरे? क्योंकि रिस्क इंक्रीज करता जा रहा है लेकिन रिटर्न उतना का उतना ही है, रिटर्न उतना का उतना ही है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिटर्न ने चेंज नहीं होना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि सिक्योरिटी की प्राइस, बॉन्ड की प्राइस गिरेगी ही गिरेगी, ये बात तो हमें पता है ना। इसकी वजह से हमारी ये जो दो ऑप्शन हैं, ये तो ऑप्शन खत्म हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी विल राइज, जबकि सिक्योरिटी की प्राइस गिरेगी। नाउ as risk rises, the market value of the security will fall to ensure that investors receive an increased yield. This is the correct option. क्यों? क्योंकि रिस्क इंक्रीज कर रहा है, सिक्योरिटी की प्राइस गिर रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स तो ये चाहते हैं ना, इन्वेस्टर्स तो ये चाहते हैं कि उनका रिटर्न भी इंक्रीज करे, ठीक है। मार्केट का सेंटिमेंट ये होगा कि रिस्क बढ़ रहा है, सिक्योरिटी की प्राइस गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसको ज्यादा रिटर्न मिले, तो यानी कि सारे इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड को, स्पेसिफिक बॉन्ड को बेची जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर उसकी प्राइस गिरती जा रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. को currently valued on a PE ratio of 8. PE क्या होता है? प्राइस ओवर अर्निंग्स, शेयर की प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। The company is considering a takeover bid for Seed Limited. अच्छा जी. But the shareholders of Seed have indicated that they would not accept an offer unless it values their shares on a PE multiple of at least 10. अच्छा. Which of the following are reasons which might justify an offer by Finserv for the shares of Seed on a higher PE multiple? अच्छा, Finserv has better growth prospects than Seed. But Finserv का तो कोई लिंक ही नहीं है ना, यहाँ पे हम लोग तो Seed Limited को एक्वायर कर रहे हैं। सीड हैज बेटर क्वालिटी एसेट्स देन फिंसर। ऑफ कोर्स ये ऑप्शन हो सकती है, अगर उनकी क्वालिटी ऑफ एसेट्स बेहतर है, देन ऑफ कोर्स वो ज्यादा पैसा डिमांड करेंगे, वो कहेंगे हमारी पी रेशो 10 क्या 20 30 40 कर दो। सीड हैज अ हायर गेयरिंग रेशियो देन फिंसर। नो, अगर हायरिंग गेयर होगी तो गेयरिंग होगी, देन पी तो डिक्रीज करेगा क्योंकि कंपनी ज्यादा रिस्की है, कंपनी के ऊपर और ज्यादा, इसकी वजह से पी रेशियो मजीद डिक्रीज करेगी। Seed is an apparent country from Fencer where average PE ratios are higher. This is the second correct option. क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कंपनीज को देखें, सिस्टम्स का अगर आप पी रेशियो देखें तो कितना होगा, 20 30 40 जितना भी होगा, बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बट अगर आप यही जाके यूएस के स्टॉक एक्सचेंज के टेक स्टॉक्स को देखें तो उनके पी रेशियो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पॉटिफाई का पी रेशियो देखें 144 145 146, एप्पल का भी बहुत ज्यादा है। इस तरह से वहां पर जो टेक कंपनीज है उनकी पी रेशियो बहुत ज्यादा है, का पी रेशियो देखें आप, बहुत ज्यादा, आई गेस वन ऑफ द हाईएस्ट इन द यूएस स्टॉक मार्केट, राइट? तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर रहा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटीज एंड द स्पॉट प्राइस ऑन अ गिवन डेट इज नोन एज। गाइस, मजे की बात यह है दैट दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन केम टू मी इन माय एग्जाम। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे एग्जाम में मुझे आया था। मुझे तो आंसर पता था, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व ना करते, अगर आप ये लेक्चर ना देखते, अगर आप ये सेशन ना देखते, शायद आपको भी ना पता होता।
गाइस हमेशा फ्यूचर्स प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्पॉट प्राइस है, यानी आज की प्राइस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के अंदर जो फर्क है, जो भी डिफरेंस है उसको हम बेसिस कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Which of the following statements is correct? Once purchased, currency futures have a range of close out dates. अच्छा, ऐसा तो नहीं होता। करेंसी फ्यूचर्स की तो एक ही क्लोज आउट डेट होती है, राइट? करेंसी स्वैप्स कैन बी यूज्ड टू hedge exchange risk over longer periods than the forward। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप फॉरवर्ड मार्केट के अंदर के कंपैरिजन के अंदर आप करेंसी स्वैप्स को यूज कर सकते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क को हेज करने के लिए, राइट? अब बात ऐसा करते हैं कि बात करते हैं बाकी सारी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट। एक ये भी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट? अगर आपको करेक्ट नहीं पता तो ये देख लो इनकरेक्ट कौन सी है, राइट? बैंक्स विल अलाउ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स टू लैब इफ दे आर नॉट यूज्ड बाय अ कंपनी। नो, ऐसा नहीं होता। आप लैब्स नहीं कर सकते उसको, आप सॉरी, आप उसको लैब्स नहीं कर सकते, राइट? लेट मी जस्ट यूज द रेजर। नो। नाउ option D, currency options are paid for when they are exercised. Currency options are paid for when they are exercised. No, currency options are not paid for when they are exercised. Although अगर आप चाहें तो आप उसको लैप्स कर सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन होती है इन करेंसी ऑप्शंस के अंदर, बट स्टिल ऐसा नहीं होता कि आप उसके लिए पे करते हैं जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, राइट? सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चंस भी हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। अब हम चलते हैं अपने सीआर क्वेश्चन की तरफ। मैंने एक सीआर क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया है आप लोगों के लिए फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। हम उसको सॉल्व करेंगे एंड देन हम इस P2P सेशन को वाइंड अप कर देंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सी दिस सेशन एज अ रिकॉर्डिंग, तो मैं पे बस ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ, राइट? नाउ
भैया। नाउ नाउ अब क्या गाइस, अब हम लोग यहाँ पर अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और जो कि होगा दिस माइनस दिस। ठीक है, 64234 हमारे पास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उसने हमें कहा है दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बीइंग 6.818 मिलियन। तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देते हैं। उनके पास बाकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रॉपर एसपीएल नहीं बन सकती। बट जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हम यहाँ पर लिखेंगे, देन हम उसको अपनी एसओएफपी का पार्ट बनाएंगे। तो दिस वुड बी 686818। नाउ गाइस, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कुछ भी सॉल्व नहीं किया। अभी तक सिर्फ सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ हम लोगों ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई थी यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म के अंदर, हम लोग उसको यहाँ पर लेकर आए और हमने यहाँ पर उसको पेस्ट किया है। राइट, और यहाँ पर मैंने यही वाली इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए एसक्यूएल बनाई है, इसके अलावा क्वेश्चन को कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। नाउ अब हम आते हैं आगे, और सबसे पहली चीज हमें जो उसने बताई है वो ये है दैट नॉन करंट एसेट्स विल इंक्रीज बाय 11%। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस मल्टीप्लाई बाय 111 दिस। सिंपली ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ गए। देन इसको मैं लिख देता हूँ, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, और इसको भी ऐसे। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, द बैंक हैज डिमांडेड दैट प्यूमिस को ओवरड्राफ्ट बी रिड्यूस टू 3 मिलियन। पहले कितना था, 35, अब कितना हो गया, 3000। सिंपल गाइस, इतना आसान है, इतने आसान नंबर है ये। एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स इट्स कैश बैलेंस टू बी 700,000 आफ्टर एक्सपेंशन। कैश का बैलेंस पहले 800 था, अब कितना हो जाएगा, 700। सिंपल। नाउ Pumisco has been receiving complaints from its suppliers about late payment, and the company plans to improve its working capital management as part of the expansion. It expects that the following working capital ratios will result. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 50 डेज हो जाएगा, रिसीवेबल 60 डेज हो जाएंगे, पेबल 60 डेज हो जाएंगे। राइट। अब हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। हमारे पास पुराने रिसीवेबल, पुरानी इन्वेंट्री, पुराने पेबल्स तो हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं अगर रिसीवेबल से। राइट, रिसीवेबल्स टर्नओवर पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड का फॉर्मूला ये होता है दैट रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू एंड 365 एंड मल्टीप्लाई बाय 365। अब यहाँ पर मसला ये है गाइस दैट हम लोगों ने इसको उल्टा सॉल्व करना है। हम लोगों को इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास रिसीवेबल डेज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं क्या करूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। सॉरी, जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिसीव गाइस यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मैं आपको दैट क्या फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 365। अब हमारे पास इस पूरे फॉर्मूला में से क्या चीज गिवन है, हमारे पास इस पूरे फॉर्मूला में से रिसीवेबल्स गिवन है, रिसीवेबल्स गिवन है और डेज गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं दिस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 50 कर दूंगा, एंड देन इसको, यार ये हैंग हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी। नाउ मैं करूंगा क्या गाइस, मैं दिस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं
मल्टीप्लाई कर दूंगा विद रिसीवेबल के डेज कितने उसने हमें बताया, रिसीवेबल के डेज उसने कहा है 60, एंड देन इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 360 के साथ। 360 के साथ क्यों? दैट उसने कहा है एज्यूम देयर आर 360 डेज इन अ ईयर, राइट? तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा 360 के साथ। सॉरी, सॉरी गाइस, मैं इंटरनेट हैज बीन मैसिंग अप। अब इसको दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम कहाँ पर थे? 360 नाउ। अच्छा, सॉरी, इसको क्यों कर दिया? ये तो रेवेन्यू को करना था। सो दिस इज आवर फोरकास्ट रेवेन्यू। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ एंड डिवाइड कर देंगे 360 के साथ। हमारे पास हमारे रिसीवेबल्स आ जाएंगे। इसी तरह से इन्वेंट्री को हम कॉस्ट सेल उठाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किस कितने के साथ को इन्वेंट्री के लिए गए 50 डेज। मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ एंड देन इसको हम डिवाइड कर देंगे 360 के साथ। तो ये आ जाएगा 4394। एंड नाउ हम चलते हैं पेबल्स की तरफ। पेबल्स के अंदर हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगेन आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ एंड डिवाइड कर देंगे 360 के साथ। तो हमारे पास हमारे पेबल्स भी आ जाएंगे। नाउ हम लोगों ने काफी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्या क्या रह गया है? नॉन करंट लायबिलिटीज रहेगी। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होंगी गाइस? नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगी। क्यों इंक्रीज करेंगी? क्योंकि the company the business is going to be opening selling outlets at a cost of 8 million financed by an issue of loan notes issue करेंगे तो यानी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, राइट? तो यहां पर आप क्या करेंगे? दिस 18,000 आप 8,000 कर देंगे, जो कि आपने ऑब्वियसली डेट रेज करना है फॉर द एक्सपेंशन। और ये इस तरह से यहां पर ये आ जाएगा। नाउ अब आपकी इक्विटी उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन आपके रिजर्व्स जो हैं उसके अंदर आपका पैट ऐड हो जाएगा कितने का? ये इतने का, राइट? क्या हमारी क्या हमारी एस एफ पी इक्वल आई के नहीं है? 81090, 81090 गाइस, दिस इज इट। ये हमारा 6 पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सिंपल एज दैट। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द प्रोपोज्ड एक्सपेंशन ऑन द वर्किंग कैपिटल रेशियोज लिस्टेड बाय द फाइनेंस डायरेक्टर। कौन से वर्किंग कैपिटल रेशियोज उसने लिस्ट किए हैं? उसने कहा ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड, करंट रेशियो एंड रेवेन्यू ओवर नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हम यहाँ पर सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले हमारा ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड। ठीक है, ये आ जाएगा एंड देन आ जाएगी हमारे पास करंट रेशियो एंड देन आ जाएगा रेवेन्यू ओवर नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे? ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट होता है, आप अपने पेबल्स को डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं 360 के साथ, राइट? हम लोग क्या करेंगे? पेबल्स डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है करंट ईयर की, करंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं ना अभी हम, तो ये आ जाएगा। बट क्या इतना इनफ है? नहीं, इसको 360 के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है गाइस। इसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लिसिटली कहा है कि एज्यूम देयर आर 360 डेज इन अ ईयर, राइट। तो ये इस तरह से 126 डेज आ जाएंगे। अगर मैं इसको इसी तरह से आगे ड्रैग कर दूं तो नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट हो गया, राइट। सी नाउ, अब करंट रेशियो क्या है? एसेट्स, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सिंपल, सिंपल गाइस, दिस इज इट। इसके अंदर हम थोड़े से डेसिमल ऐड कर देते हैं नाउ। अब रेवेन्यू ओवर नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। उसने नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो को खुद ही डिफाइन कर दिया। उसने कहा नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस ट्रेड पेबल। तो सिंपली मैं सबसे पहले यहां पर जाकर रेवेन्यू को सिलेक्ट करूंगा। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, सबसे पहले क्या कहा है? इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल प्लस हो गए, एंड देन माइनस ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स ये ट्रेड पेबल है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग, और इस तरह से ये भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। दिस इज इट गाइस। ये करंट ईयर आ गया और ये हमारे पास फोरकास्ट आ गया, राइट। अब हम लोगों ने ये 4 मार्क्स वाला भी पार्ट कैलकुलेट कर लिया, यानी हम लोगों ने 10 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और आसान नंबर थे, इजी नंबर्स के 10 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं। नाउ अब अगला है थ्योरेटिकल पार्ट। वो कह रहा है डिस्कस द वेज इन विच इंप्लीमेंटिंग द प्रोपोज्ड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। बेसिकली वो आपको कह रहा है कि एलेबोरेट करें, कि डिस्कस करें वो वेज जिनके अंदर आप इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेज इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के क्या हैं? ऑफ व्हाट? ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ऑफ वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी। दोनों 5-5 नंबर की हैं गाइस। अगर आप दोनों में 3 to 4 पॉइंट्स पे लिखते हैं तो आपको इजीली इजीली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ए पार्ट की तरफ। अब वेज क्या उसने बताया हम लोगों को? ओके सॉरी, या अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट ए की तरफ, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। गाइस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ना दो तरीके होते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के दो तरीके होते हैं, एक होती है एग्रेसिव और एक होती है आपकी एग्रेसिव, एक होती है आपकी थोड़ी सी, आप समझ लें कि कंजर्वेटिव अप्रोच, राइट। ये आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होती है। अब एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी क्या होती है कि अगर आप अपने लो लेवल ऑफ करंट एसेट्स को यूज करें टू अ सिमिलर लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। मतलब ये कि आप अपने थोड़े से करंट एसेट्स को यूज करके बहुत ज्यादा रेवेन्यू कैलकुलेट करें, यानी कि आपका जो रेवेन्यू ओवर एसेट है वो बहुत ज्यादा है, लाइक रेवेन्यू पर एसेट बहुत ज्यादा है, राइट। एंड देन एक कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। गाइस ऐसा करता हूं मैं आपको इसके स्टैंडर्ड आंसर पर लेके चलता हूं, वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, साथ वहां पर कैलकुलेशन हुई है कोई, मैं आपको वो भी दिखाता हूं, ताकि आपको मैं बता सकूं क्लियरली कि इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे पूरा वर्ड में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होगा, तो इसलिए हम सिर्फ वन वर्ड पॉइंट्स को कवर करते हैं, एंड देन हम उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। नाउ ये हमारे पास प्रीमिस को आ गया, इस तरफ चलते हैं, ये आ गया। अच्छा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का इस बात ये है कि ये जो ग्रे एरिया आ रहा है ना, ये इन्वेस्टमेंट, ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में ढूंढ रहा होता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप इन कीवर्ड्स को यूज करें। नाउ अब उसने कैलकुलेशंस क्या की हैं? मैंने आपको जैसे बताया था रेवेन्यू ओवर करंट एसेट्स उसने कैलकुलेट किया होगा, राइट। और वो उसने यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन की भी है। अब मजे की बात इसके आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप ये सारे रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे एग्जाम के अंदर तो आपके मार्क्स लेने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। यानी कि अगर आप थ्योरेटिकली 1 या 2 पॉइंट भी लिख रहे हैं और साथ आप अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको मजीद हायर मार्क्स मिलेंगे, आप मजीद हायर स्कोर करेंगे, राइट। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये क्या क्या रहा है? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कंसीडर्स द लेवल ऑफ करंट एसेट्स यूज्ड टू सपोर्ट रेवेन्यू जनरेशन इन रिलेशन टू डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। A company adopts an aggressive working capital investment policy relative to another company if it uses a lower level of current assets to support a similar level of revenue generation. एग्जैक्ट वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है कि अगर आप लो लेवल ऑफ करंट एसेट्स को यूज करते हैं टू सपोर्ट अ
सिमिलर लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, यानी कि उतना ही रेवेन्यू जनरेशन जितना कि आपने इन एनी केस करना था हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स को यूज करने के बाद, तो आप एक एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर हैं, राइट। कन्वर्सली, द सेकंड कंपनी अडॉप्ट्स अ कंजर्वेटिव वर्किंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिलेटिव टू द फर्स्ट कंपनी। यानी कि अगर आप एक कंपनी, दो कंपनीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, राइट, दो कंपनीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, एक कंपनी ऐसी है जो ज्यादा एसेट्स को यूज करती है अपने रेवेन्यू को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि अगर आप उसका रेवेन्यू ओवर करंट एसेट्स निकालें तो मान लें वो 10 आ रहा है, राइट। एंड देन एक सेकंड कंपनी है, एक सेकंड कंपनी है जिसका रेवेन्यू ओवर करंट एसेट्स अगर आप कैलकुलेट करें तो मान लें वो 20 आ रहा है, यानी कि वो थोड़े करंट एसेट्स को यूज करके ज्यादा रेवेन्यू को सपोर्ट कर रहा है, राइट। एंड देन आगे क्या आता है, while there are no companies here with which to compare Pisco's working capital investment policy, the effect of implementing the proposed changes in working capital can be measured by the revenue over current assets ratio। वही बात जो मैंने आपको बताई, और यहाँ पर आप जाके नीचे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसने यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं, सिंपल कैलकुलेशंस, अगर रेवेन्यू ओवर करंट एसेट्स पहले था बाद में कितना था, राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी क्या कहती है? वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी भी दो तरह की होती है, एग्रेसिव एक होती है कंजर्वेटिव, और एक होती है मैचिंग पॉलिसी जो थोड़ा मिडवे में आती है। कंजर्वेटिव क्या होती है? दैट आप लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर आप लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करते हैं टू फाइनेंस परमानेंट करंट एसेट्स एंड अ प्रोपोर्शन ऑफ फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, दिस पार्ट। जबकि एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी के अंदर आप क्या करते हैं, आप शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज करते हैं टू फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स एंड अ प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स। ये ज्यादा एग्रेसिव क्यों बन जाती है? बिकॉज दिस इज अ हायर रिस्क पॉलिसी, एज शॉर्ट टर्म फंड्स आर मोर रिस्की देन लॉन्ग टर्म फंड्स, क्योंकि आपके पास कम टाइम होता है उनको रीपे करने के लिए फ्रॉम अ कंपनी परस्पेक्टिव। बट एज शॉर्ट टर्म फंड्स आर चीपर देन लॉन्ग टर्म फंड्स, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप देखें, आपको लोन, अगर आप एक बैंक के पास जाते हैं, आप उस बैंक के पास जाते हैं, मुझे लोन चाहिए है 6 महीने के लिए, ठीक है, वो आपको कहता है ठीक है मिल जाएगा, 10% इंटरेस्ट होगा साल का, जो कि डिवाइड बाय आप 12 करके मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6% आपका 6 महीने का बन जाता है। आप उसी बैंक के पास अगले दिन जाते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए है 6 सालों के लिए, तो आपको क्या लगता है, बैंक आपको तब भी कहेगा 12% रिटर्न के, 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ले लो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। वो शायद उसको 13, 14, 15% दे। क्यों? क्योंकि उसके पैसे की, जो उसका पैसा रिसीव होना है, उसकी उसका टेन्योर बढ़ गया है। पहले उसको 6 महीने में पैसा रिसीव होना था, अब उसको ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स पैसा रिसीव होना है, राइट। आपकी जो एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी के अंदर, वो एग्रेसिव इसलिए बन जाती है क्योंकि आप उसके लिए शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स इन इट सेल्फ, शॉर्ट टर्म फंड्स इन इट सेल्फ बहुत ज्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फंड्स। नाउ a matching funding policy would apply the matching principle in using short term funds to finance fluctuating current assets and using, sorry, uh, eraser here, ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं, जी, would apply the matching principle in short, in using short term funds to finance fluctuating current assets। ठीक है, यानी कि आप शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स के लिए, एंड देन आप लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करेंगे परमानेंट करंट एसेट्स के लिए। ये आपकी मैचिंग प्रिंसिपल होता है, ये आप, सॉरी, मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा हूँ, ये आपकी मैचिंग पॉलिसी होती है, और ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है एज कम्पेयर टू कंजर्वेटिव और एज कम्पेयर टू एग्रेसिव। ठीक है, इसके अंदर भी गाइस, अगर आपने इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस आपकी क्या होंगी, उसने यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं, दैट पहले बिफोर द एक्सपेंशन 77% ऑफ करंट एसेट्स आर फाइनेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म फंड्स, एंड देन उसके बाद फोरकास्टेड अप्रोच के अंदर उसने देखा है कि दैट 39% ऑफ करंट एसेट्स वुड बी फाइनेंस्ड फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट। तो इस तरह की गाइस कैलकुलेशन है, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी कैलकुलेशन मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा बहुत डिटेल के अंदर इसके आंसर के अंदर यहाँ टाइप करने में इसलिए नहीं गया क्योंकि इन एनी केस में जितना मर्जी भी लिख लूँ, हर बंदा अपना आंसर सब्जेक्टिवली लिखता है। कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन अनलेस आप उसको इनकरेक्ट कर दें, बट थ्योरेटिकली वो सबका एक सब्जेक्टिव आंसर होता है, सबका अपनी अपनी अप्रोच होती है। बट कोर पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, कोर कॉन्सेप्ट को मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। सो आई होप हेल्प यू गाइस। बाकी गाइस, वन रिकमेंडेशन फॉर यू, कि कभी भी आप सीआर क्वेश्चन को सॉल्व करें एफएम के अंदर, इवन किसी भी एसएससी के एग्जाम के अंदर, देन
मेक श्योर गाइस कि आप उसके साथ साथ उसके स्टैंडर्ड आंसर को, जो कि ये एग्जामिनर का आंसर है, इसको जरूर रीड करें। ये बहुत लंबा है, मुझे पता है, ये आप शायद आधे घंटे के अंदर लिख पाए, इतना पढ़ ले। आपने इतना लंबा लिखना भी नहीं है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा आप इतना लंबा लिखने का। बट मेक श्योर गाइस कि आप उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वहीं से तो पॉइंट्स कवर होते हैं, वहीं से तो कॉन्सेप्ट कवर होता है। और एग्जाम वाले डेज के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक को दोबारा से स्टडी कर सकें। तो स्टैंडर्ड आंसर्स आपको हेल्प आउट करते हैं इन सारे स्टैंडर्ड्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में, राइट? So this is it from this session, guys. I hope it helped you. If you have any questions, किसी को कोई मसला है, कोई एम्बिग्विटी है, या इवन गाइस कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है जो सॉल्व नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, आपके पास ग्रुप्स हैं, आप सारे ग्रुप्स वाले लोग हैं, राइट? आप ग्रुप्स के अंदर सेंड करें और मैं आपको उसका आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा। नो वरीज अबाउट दैट, राइट? बेस्ट ऑफ लक गाइस, इंशाल्लाह यू आर ऑल गोइंग टू एस योर एग्जाम। सी यू इन अनदर अटेम्प्ट फॉर अनदर एग्जाम, बिकॉज मुझे पता है कि अब आप लोगों का एग्जाम इंशाल्लाह जरूर जरूर पास होगा। सो टेक केयर गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग हार्ड, and see you. Bye bye.